साथियों, जय हिंद, नमस्कार। तो चलिए आज नए वीडियोज की शुरुआत करते हैं। इससे ठीक पहले आर्मी पे कमीशन सेल का आपने वीडियोज देखा जो मिलिट्री पे से संबंधित था कि जिस प्रकार से जेसीओ जवान मानते हैं कि फ्रंट लाइन रिस्क हमारा सबसे ऊपर है और मिलिट्री सर्विस पे ऑफिसर्स के ठीक 3 गुना कम है। वो आपको इसलिए भी दिखता है क्योंकि वो एक डायरेक्ट नंबर से है। लेकिन मैंने कहा था कि इससे बड़ी मिस्ट्री मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन की मैं ले आऊंगा, यानी कि MACP की, जिसमें 42.5 गुना का अंतर पड़ता है 13 साल के लेफ्टिनेंट कर्नल के 3 प्रमोशन में और 24 साल बाद जो एक थर्ड MACP यानी कि नैब सुधार वाली MACP एक हवलदार जी को मिलती है, उसकी बात करेंगे कि इतना बड़ा अंतर कैसे होता है और अब क्या संशोधन आर्मी हेडक्वार्टर ने क्या रिकमेंड कर रखा है 8th CPC के लिए। थोड़ा सा पॉजिटिव है, उसी का आज विश्लेषण करेंगे। इससे पहले जो आपने भी भेजे होंगे सुझाव, सेक्रेटरी ऑफ MOD, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, यानी कि मेरा खुद का बनाया हुआ गौरव सेनानी के माध्यम से भेज चुका था और उसका जवाब भी कल के वीडियोज में मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन पर लगा करके कि जिसमें SC आर्या जी के अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर सहित हमारे पास जवाब वापस आया था। और कुछ रिकमेंडेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैंने कहा वही मान लिया गया है, लेकिन आप मिलान जरूर करिएगा। दोनों पेजों को मैं इस पर लगा के दूंगा और इस संबंध में आपकी अपनी राय जरूर देना और इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ताकि ये बड़े अधिकारियों तक जाए, MOD तक जाए और जो भी इसमें सुधार करने की गुंजाइश हो भारत सरकार उस पर पूरा ध्यान दे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले MACP के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो आर्मी की तरफ से गया है, आर्मी पे कमीशन सेल की तरफ से गए हैं। लेट प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज इन द डिफेंस फोर्सेज। हाँ, जरूरी नहीं कि प्रमोशन हो जाएगा। पैरामेडिकल स्ट्रक्चर कहते हैं ना कि मतलब देश सिपाही जवानों की संख्या बहुत अधिक, तो उसके बाद नायक कम, हवलदार कम, फिर जेसीओ, फिर अफसर। इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन की अगर बनावट है तो उस कारण भी एक ही रैंक में काफी पीरियड से तक जेसीओ जवानों को रहना होता है। तो ड्यू टू सर्विस कंडीशन, यानी कि सर्विस कंडीशन इस प्रकार से हैं कि सेना को जवान रखना पड़ता है, इसलिए 50% नफरी रिटायर 17 से 19 साल में, यानी सिपाही रिटायर हो जाते हैं। इसी प्रकार से डिफेंस फोर्सेस का तीसरी MACP 24 साल बाद मिलती है, जिसमें नैक शामिल और 60% नफरी लगभग उस तीसरी MACP का फायदा अब तक नहीं ले पाते थे। ये स्क्रीन पर लगा के आप खुद ही पढ़ लेना। और अब बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड में दिया है कि 5th CPC इंट्रोड्यूस किया ACP को 10 साल और 20 साल सर्विस में MACP यानी ACP मिलेगी नहीं। ये एकदम अधिकारियों के लिए 12 और 24 था, जैसा मुझे जानकारी, आप करेक्ट करना मेरी जानकारी को। लेकिन सैनिकों के लिए 10-20 जैसी कोई पॉलिसी नहीं था। मैं खुद 5th CPC क्या 4th CPC का हूँ, 1991 का भर्ती हूँ। उसमें 16वें साल में TS लेफ्टिनेंट आता था। लेफ्टिनेंट एक अपॉइंटमेंट होता जिसका पेंशन में कोई बेनिफिट नहीं होता है, और फिर TS नायक होता था 17वें साल में। उसी को हम ACP मानते थे। ऐसी कोई पॉलिसी जवानों पर नहीं थी 10 और 20 वाली, याद कीजिएगा। और 6th CPC में इसको MACP के तौर पर 3 अपग्रेडेशन दिए गए जो जवानों के लिए 8-8 साल के अंतर में था, 8, 16, 24। यस, ऐसा था और अब तक है। अब 7th CPC ने इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया, ज्यों का त्यों रख दिया। और जब 7th CPC ने इसको रिकमेंड किया, रिकमेंड किया था कि जवानों के लिए 6, 12, 18 और 24 किया जाए, तो उसमें सरकार ने ये कहा था कि सिविलियनों को 10, 20 और 30 है, उसके मुताबिक 8, 16, 24 मोर बेनिफिशियल है। ऐसा एक घटिया सा तर्क दिया था, जिसका संदर्भ संख्या अगर मैं आपको बताऊं तो MACP का 5 to 10। एक्सिस्टिंग पोजीशन सेम है। फर्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन 8, दूसरा 16, तीसरा 24 में मिलता है। इससे पहले कि 8th CPC ने क्या प्रपोजल रखा है, एनालिसिस क्या किया है ताकि प्रपोजल रखा जा सके, उससे पहले बात करते हैं एक उस
कैलकुलेशन की, जिसे आप मेरे एमएससीपी संबंधित वीडियोज में विस्तार से जरूर देख लेना। एंट्री पे का सबसे पहले संदर्भ 525। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल रखूंगा कि आपको अपनी पे का गुणांक दिया ही नहीं गया। जैसे यहाँ पर एंट्री पे का जिस प्रकार से पे बैंड 3 स्टार्ट होता है 15,600 से, तो 15,600 से पे बैंड पर जहां पर लेफ्टिनेंट साहब शुरू होते हैं, उनके 2 साल बाद जब वो कैप्टन बनते हैं तो उनका 15,600 में अगर 5400 का ग्रेड जोड़ दिया जाए, उसका आप 3% निकालोगे तो वो निकलता है 630 रुपया। 630 रुपया को अगर आप 2 से गुणा करोगे तो वो निकलेगा 1260, फिर 15,600 का जो पे बैंड एंट्री है उसमें आप 1260 रुपया जोड़ोगे और ठीक उसमें 10B लेवल 10 से शुरू होते हैं और 10B में कैप्टन साहब 6100 रुपया अगर 6100 और जोड़ोगे तो वो आता है 22,960। तो इस एंट्री पे को मानकर इसको गुणांक दिया था ऑफिसर्स के लिए, यानी 2.67 का। तो 2.67 से आप उसको गुणा करोगे, मल्टीपल करोगे तो वो निकलता है 61,303.2, 61,303.2 कहिए, तो जिसका राउंड ऑफ निकलता है 61,000। यहीं पर कैप्टन साहब का वेतन शुरू होता है। अब सिपाही की बात करते हैं। जो पे बैंड था 5200 से शुरू था, यानी कि 6 CPC का, तो उसका जब लेवल बनाया गया तो सिपाही को रखा गया लेवल 3 में। लेवल 3 आज की डेट पर 21,700 के वेतन पर है, लेकिन अगर इसको उसी प्रकार कैलकुलेशन किया जाता तो वो कितना होता, जो है नहीं। 6460 सिपाही का वेतन था, उसमें अगर 2000 उसका ग्रेड जोड़ दिया जाए तो होता 8460। उसका अगर 3% इंक्रीमेंट निकालते हैं पर ईयर का तो वो निकलता है 253.8, जिसको राउंड फिगर में कहेंगे 254। अगर इसे इस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाए तो वो निकलता है 10,892। कैसे? क्योंकि आपने उसमें नाइक का इंक्रीजमेंट जोड़ देना है। 6460 में 8 साल का निकलेगा आपका 2,032 रुपया। तो उसमें क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले से 2400 नाइक का जोड़ेंगे, जो कि नाइक का 2400 होना ही नहीं चाहिए था। उसके आगे लिखा हुआ सी। ये सिविलियन अगर ग्रेड है, जिस प्रकार 5A, 12A, 13A, 13B स्पेशली आजाद किए गए डिफेंस के लिए, तो सिविल ग्रेड नाइक को पकड़ा कैसे दिया गया, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी एनोमलीज थी। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, जिसे कई बार मैं डाल चुका हूं वीडियोज में, आप विस्तार से देखिए। वीडियोज ज्यादा लंबा हो जाता है, सिर्फ समझिएगा इस चीज को। तो ये सब मिलाकर होता है 6460, 2032 और 2400 मिलाकर होता है एंट्री पे बनती है 10,892। अगर उसको 2.57 यूनिक फैक्टर जो था तो होता 27,992 बराबर 28,000, जबकि 25,500 पर शुरू करते हैं और सिविल ग्रेड है, यही कह रहा हूं। तो 25,500 और 28 या 29,000 में 4,000 का गैप आपको 8 साल में ही पड़ जाता है और आगे जाकर 3% लगता रहेगा 16-24, तब कितना घाटा पड़ेगा उसी की मैं बात कर रहा था। चलिए, वो दिया कैसे गया, लोवेस्ट पर 5200 के पे बैंड पर शुरू कर दिया गया, जबकि सिपाही का मैं कह रहा हूं 6460 था रनिंग पे बैंड 6 CPC, जहां से ये फॉर्मूला आजाद किया गया, लेवल एंट्री दिए गए हैं। तो 5200 में 1800 जोड़ोगे तो 7,000 होगा, तो 210 बनेगा इंक्रीमेंट। अब 10 का गुणांक जरूर दिया है सिविलियन की तरफ, तो वो होता है 2100। 5200 में आप 2100 जोड़ोगे तो, और फिर नाइक का ग्रेड जोड़ोगे तो, और उसमें फिर एक बंचिंग, क्योंकि 3 लेवल थे, L1, L2, L3, बंचिंग बेनिफिट 210 का एक इंक्रीमेंट और जोड़ दोगे, तब जाकर के होता है 9,910 रुपया। और उसी 9,910 को आप 2.57 से गुणांक लगाते हैं, तब होता है 25,468, यानी 50 से ऊपर का 468 का 500 कर दिया गया, तो वह है 25,500। तो लेवल 4 में नाइक को यहाँ शुरुआत दी जाती है, जबकि 8 साल में सिपाही का खुद का इंक्रीज में लगकर 26,000 समथिंग हो जाता है। अब 24 साल में क्या बेनिफिट होता है, जब 24 साल एक हौलदार जी करेगा तो मात्र वहां पर बेनिफिट होता है 800 रुपया। कैलकुलेशन पिछले वीडियोज लगा के दूंगा, उसमें देख लेना, वीडियोज हो जाता है लंबा। तो अब देखिए कि 800 का बेनिफिट और 13 साल में
ठीक है ऑफिसर से हैं, मिलना चाहिए, नहीं तो रहेगा कौन फौज में, कमीशन लड़के आए हैं, होना ही चाहिए, इसमें हमारा कोई क्लेम नहीं है। लेकिन उस अकॉर्डिंग हमें कितना पीछे रखा गया, सवाल उस चीज का है। यहाँ पर 87,000 जब मेजर साहब का बेसिक बनता है, सीधे जंप करते हैं 1,21,200, पहले था 1,16,700, जिसमें स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकमेंड रखी गई, वो आप पेज लगा के दूंगा, मैं देख लेना कि लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर साहब को भी 2.67 ही दिया जाए, नहीं तो उनका यूनिक फैक्टर रखा गया था 2.57, बोला नहीं फैक्टर हमको बराबर चाहिए, वो मिला भी, तब वह 1,21,200। तो यहाँ पर 34,000 का ऊपर वेतन बढ़ता है 13 साल में, अच्छी बात है। और आपका 24 साल में बढ़ता था मात्र और मात्र 800। अगर 800 का उस पर गुणांक निकाला जाए तो होता है 42.5 गुना अधिक। अब देखिए, एक नायब सूबेदार का लेवल 6 का वेतन 35,400 को राष्ट्रपति के 5 लाख वेतन से जिन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, उन्हीं के नोटिफिकेशन को ग्रैंड मतलब डाउनफॉल कर दिया जाता है। ये गलती किसकी थी आज तक? क्या 30 सालों बाद अब याद आ रहा आपको? और वो अंतर होता है लगभग 10 गुना। और यहां एमएससीपी की वजह से जो अंतर पड़ रहा है वो पड़ रहा है 42.5 गुना। अंतर जरूर हो, बेसिक में 3.5 गुना का लगभग अंतर है, 3.42 नायब सूबेदार एंड लेफ्टिनेंट कर्नल। लेकिन 13 साल में और 24 साल नौकरी करने के बाद वो अंतर कितना हो रहा है? 42.5। कंपैरिजन कर रहे हैं नहीं, तुलना कर रहे हैं नहीं, सिर्फ रेशो बता रहे हैं आपको। यदि पॉलिसी खराब नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। चलिए अब आगे की बात करते हैं। जो इसमें रिकमेंड दी है उस रिकमेंड की बात पहले एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में डिफेंस फोर्सेस जल्दी रिटायर हो जाते हैं, मोरल मोटिवेशन, सर्विस हालत और आगे तक आदमी नौकरी करे, सार्म बना रहे, अपना प्रदर्शन अच्छा करे, उसके लिए जरूरी है कि तीनों एमएसीपी अंडर सर्विस दी जाए, जो उन्होंने रिकमेंड की थी बार बार। 17 से 19 साल के 20 तीनों एसीपी होने चाहिए, क्योंकि 24 क्या है मिनिमम सर्विस से बाहर है, यही इसमें दिया भी गया है कि अक्सर 60% लोग 2 ही एमएसीपी अटेंड कर पाते थे, इसलिए ये ठीक नहीं था। अब आगे इसी पर बात करते हैं। तो ये अब प्रपोजल रखा है, लॉजिकल एंड इंपेरेटिव दैट द एमएससीपी स्कीम प्रोवाइड्स एश्योर्स फाइनेंस प्रोग्रेशन बिफोर रिटायरमेंट, यानी मिनिमम सर्विस में रिटायरमेंट से पहले दे दिए जाएं। और तीनों एमएससीपी 6, 12 और 18 में दी दिए जाए, 6 साल के अंतर पर। लेकिन इसमें एक रिकमेंड हमने ये भी दी थी खुद मैंने कि जिस प्रकार से 24 साल पूरे होने पर, 25 साल पूरे होने पर चौथा रैंक भी मिलता है टीएस कर्नल का, तो इसी प्रकार हमें भी 4 एसीपी दी जाए, लेकिन वो इसमें रिकमेंड नहीं किया गया है। उम्मीद है कि यदि आकर्षण बना के रखना एक हौलदार जी नॉन कमीशन अफसर, कई लोग बोलते हैं नहीं हौलदार जी ने, हौलदार साहब कहिए, यस सर नॉन कमीशन अफसर है, आप लिखा हुआ है ना एनसीओ, सिपाही नायक को एनसीओ नहीं कहते हैं ऐसे परिभाषा, हौलदार ही एनसीओ होता है। और 26 साल नौकरी करने के बाद यदि सूबेदार एसीपी यानी चौथी एसीपी भी मिलती तो ये आकर्षण बना जरूर रहता, जो कि इसमें 3 ही एसीपी को पास किया गया है। तो ये था आज का वीडियो कि एमएसीपी की जो बड़ी विसंगति वो आप लोगों को बहुतों को नजर नहीं आई, जबकि ये पे पेंशन से जुड़ा हुआ हिस्सा है, इंक्रीजमेंट में जुड़ा हुआ हिस्सा है, ग्रेजुएटी कम्यूट सब चीज में इसका फायदा आपको होना था। और जो छुट्टियां इनकेस से लेकर जितने भी राइट्स, चाहे वो एचआरए है, चाहे वो ट्रांसफर ग्रांट है, उसमें ये आपको बेनिफिशियल होता, लेकिन इसे किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक तो लोएस्ट था, दूसरा उसका पीरियड बहुत अधिक था। अभी मेहरबानी पे कमीशन सेल की, तो क्यों ना 24 या 26 में चौथी एमएसीपी भी जरूर रखी जाए। हाँ, इन चीजों के लिए पूरी शर्तें जरूर पास करें कि बैठे बैठे 15 साल में मैं पेंशन भी जाऊं, राइट से मेरे को 30 साल जैसे कि मुफ्त में मिल जाए। ऐसे में फौज नहीं चलेगी। फौज के स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए उस क्यूआर को सबको क्वालिफाई करना होगा, और वहां तक पहुंचने के लिए आकर्षण बना रहेगा कि यदि प्रमोशन ना भी मिले तो उस ग्रेड वैल्यू का उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट जरूर हो। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और इसे इतना वायरल कीजिए कि ये उच्चाधिकारियों तक, नीति निर्माताओं तक, भारत सरकार तक पहुंचे और इस पर पुनर्विचार हो। और कुछ तो विचार ठीक है, तीनों एसीपी, लेकिन चौथा भी मिले, और साथ ही जीसीओ को एक अगर गजेटेड स्टैंडर्ड पर अच्छा रखा जाता है तो जो 19 साल 2 साल बढ़ा करके जो नौकरी करेगा सिपाही, कम से कम पेंशन तो अच्छी मिलेगी।
तो ये था आज का वीडियो, क्योंकि साफ जाहिर है कि हर कोई जीसीओ नहीं बन सकता, लेकिन बेनिफिट मिले यदि उसने डेडिकेटली नौकरी की है तो ये था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।